नमस्कार साथियों। 2022-23 का इकोनॉमिक रिव्यू आ चुका है और बजट भी आ चुका है। और इकोनॉमिक रिव्यू आर्थिक समीक्षा जिसको कहते हैं, उसकी आज हम देखते हैं थोड़ी सी व्याख्या क्या होती है दोस्तों। और ये की इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आज हम बात करते हैं। देखिए, किसी भी देश या किसी भी राज्य में विकास हो रहा है, कितना हो रहा है, उसको मापने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ संकेतक होते हैं जिनके आधार पर ये मापा जाता है कि भाई ये राज्य ज़्यादा विकास कर रहा है कि ये राज्य कम विकास कर रहा है, कौन से क्षेत्र में कौन सा स्टेट या कौन सा देश ज़्यादा विकास कर रहा है। इस तरह के इंडिकेटर्स, जो इस तरह के जो चीज़ों को मापने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो इंडिकेटर्स ही इकोनॉमिक रिव्यू जो है, आपकी आर्थिक समीक्षा, इसमें सबसे पहले यही इंडिकेटर्स दिए होते हैं। और इन संकेतकों की सहायता से ही कोई भी आम आदमी या फिर कोई जो भी आपके अर्थशास्त्री होते हैं, वो सभी इन संकेतकों के माध्यम से ही एक आइडिया लगाते हैं कि इस जो देश है या राज्य है, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है। तो की इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों यहाँ पे? तो सबसे पहले तो आपका जीडीपी होता है। जीडीपी के दो मानक होते हैं, एक तो कांस्टेंट प्राइस पे, एक करंट प्राइस पे, यानी कि स्थायी या स्थिर कीमतों पर, जो कि 2011-12 की ली जाती हैं। और करंट प्राइसेस जो कि चालू कीमतें हैं, और वो जो वर्तमान में कीमतें किसी वस्तु की होती है, उनके आधार पर ली जाती है दोस्तों। दूसरा है जीडीपी ग्रोथ रेट, जो विकास की दर है, वो भी दोनों कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर ली जाती है। तीसरा दोस्तों जो इंडिकेटर या संकेतक है, वो है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन जीएसबीए। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, उसमें जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है, उसको मापा जाता है। तो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन भी दो स्थिर दो तरह की कीमतों पर लिया जाता है, स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर। तो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन जीएसबीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, ये हम अभी देखेंगे। तो दोनों संकेतक इसके हो गए। उसके बाद में नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, पांचवा जो संकेतक है। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, ये किसी भी जीडीपी जो होती है उसमें से डिप्रिसिएशन को घटाकर नेट नेट जो जीडीपी निकाली जाती है। और छठा हमारा इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम, यानी कि जीडीपी में पॉपुलेशन जितनी होती है, उसका अगर हम डिवाइड कर दें तो प्रति व्यक्ति जो है हमारी आय आ जाती है। तो इस तरह से छह संकेतक होते हैं दोस्तों, जिनके माध्यम से किसी भी अर्थव्यवस्था की जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ, उसका पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा संकेतक है जीडीपी। और स्थिर कीमतों पर जो राजस्थान की 22-23 की जीडीपी आई है, वो आई है दोस्तों 7,99,449। पूरे 50 भी नहीं है, 1 रुपया कम कर दिया। 7,99,449 करोड़ है ये। आप ये कहीं ना समझ लें कि ये लाख में ही है क्या, ये करोड़ है, यानी कि लगभग 8 लाख करोड़ की वैल्यू है हमारे राजस्थान की 2011-12 की कीमतों पर। और आज की कीमतों पर अगर देखा जाए तो 14,13,620 करोड़ की वैल्यू है हमारी जीडीपी की। तो लगभग देखिए दोस्तों कि प्राइसेज में कितना अंतर आ जाता है, कि ये 8 लाख से 14 लाख लगभग दुगना जो है इसका हो रहा है। यानी कि 2011-12 से अगर आज की डेट में प्राइसेज देखी जाए, तो वो लगभग दुगनी हो चुकी है। इस बात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि जो कीमतें हैं वस्तुओं की और सेवाओं की, वो दुगनी हो चुकी है। दूसरा होता है हमारा जीडीपी की ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दर। वृद्धि दर जो होती है, वो भी स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर मापी जाती है।
तो जो ये जो माइनस में वृद्धि दर हुई है हमारी, ये कोरोना पीरियड में हुई थी। और जो करंट प्राइसेज पे सबसे कम 2.08 हो गई थी कोरोना पीरियड में जो वृद्धि दर है। और उसके बाद अभी जो वृद्धि दर निकल के आई है वो स्थिर कीमतों पर 8.19 है आपके। आठ लगभग 8%, 8.19, और लगभग 16% चालू कीमतों पर है 16.04। तो ये आपकी वृद्धि दर है आज की डेट में। और उसके बाद आपका तीसरा संकेतक मापा जाता है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन जीएसबीए। जीएसबीए जो होता है ये एस स्टेट के लिए है, बाकी ये जीबीए ही होता है, जो सेंट्रल के लिए जीबीए होता है वही। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, देखिए दोस्तों, ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ये हमारा 2015 में अपनाया गया एक वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो यूनाइटेड नेशंस का था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र का जो स्टैंडर्ड जो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, UNSNA इसको बोलते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग जो था ये पहले UN में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये सब चलता है। तो ये 2015 में भारत सरकार ने इसको अपनाया, जनवरी 2015 में। और इसको जो है केंद्र का जीबीए कौन निकालता है? CSO। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जीबीए है वो CSO निकालता है। हमारा जो केंद्रीय सांख्यिकी ऑफ कार्यालय है वो निकालता है। और ये किसके तहत निकालता है? FRBM एक्ट के तहत ये निकाला जाता है जीबीए। FRBM फाइनेंशियल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट, तो उसके तहत ये निकाला जाता है दोस्तों। और तो हम आते हैं वापस जीबीए पर कि ये है क्या। तो जीबीए जो होता है ये ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, जैसे किसी वस्तु की वैल्यू में कितना एडिशन हुआ है ये इस बात को मापता है। जैसे इसको एक उदाहरण से आप समझिए कि किसी किसान ने किसी किसान से किसी बेकर ने 1 किलो गेहूं खरीदा, 1 kg गेहूं खरीद लिया। और 1 किलो गेहूं की कीमत है मान लो 40 रुपये। अब बेकर ने वो गेहूं खरीद के और उसकी ब्रेड बना ली, और ब्रेड उससे बन गई 5 पैकेट। 5 पैकेट ब्रेड बन गए। एक ब्रेड हम बेच रहे 40 रुपये का, × 5, तो हमारे ब्रेड की वैल्यू हो गई 200 रुपये। अब हमने 40 रुपये की चीज़ उसमें लगाई और 200 रुपये की चीज़ बन गई। तो इसमें टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ ये देखा जाए तो 200 - 40, ये अगर हम कर दें तो ये 160 रुपये का वैल्यू एडिशन हो गया। यानी कि हमारा जीबीए तो जो है वो निकल के आया 160। अगर हम इसी का जीडीपी देखें तो जीडीपी निकल कर आएगा आपका कि किसान ने 40 रुपये का गेहूं उगाया, तो 40 प्लस ब्रेड जो है बेकर ने ब्रेड बनाया 200 रुपये का, तो 40 + 200, तो ये आपका जीडीपी निकल के आ गया 240 रुपये। और आपका जीबीए जो है वो है 160 का, बेकर ने ब्रेड बनाया, प्लस 40 का किसान ने गेहूं उगाया, तो ये आपका जीबीए हो जाता है 200 रुपये। तो ये जीडीपी और जीबीए में बेसिक अंतर ये है कि जीबीए जो होता है इसमें जो इंटरमीडिएट वैल्यू होती है उसको घटा दिया जाता है, और हमारा शुद्ध जो वैल्यू एडिशन होता है वो निकल के आ जाता है। जबकि जीडीपी में इंटरमीडिएट जो वैल्यूएशन है वो नहीं घटाया जाता, तो वो उसमें कुछ बड़े बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें आती हैं, जो जो चीज़ों का डबल यूज होता है उत्पादन में, वहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं जीडीपी में। जैसे गेहूँ को डायरेक्ट भी खाता है आदमी और गेहूँ से ब्रेड भी बनता है,
तो जो डायरेक्ट खाता है तब तो जीडीपी में कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन जब ब्रेड बना रहे हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो वैल्यू एडिशन में फिर वो गेहूं की कीमत को नहीं घटाया जाता जीडीपी में, जबकि जीबीए में उसको घटा दिया जाता है। अब अगर आपको जीबीए जो है डिटेल में पढ़ना है कि भाई जीबीए का बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो उसके लिए आपको एक क्लास ही इसके लिए पूरी लगती है। हालांकि छोटा मोटा मोटा और मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली हमारी इकोनॉमी जो है इसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो चार होते हैं, जिनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक जो होते हैं वो चार कारक होते हैं। वो चार कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो कैपिटल, यानी कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए मनी चाहिए, कैपिटल। दूसरा है लैंड, कहाँ बिजनेस लगाना है, कुछ ज़मीन तो चाहिए। तीसरा है लेबर, बिजनेस तो लगा लिया, अब वहाँ चीज़ें या वस्तु या सेवा कुछ भी करने के लिए लेबर तो चाहिए। उसके बाद चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बिजनेस लग गया, ज़मीन मिल गई, लेबर खरीद ली, लेकिन उनको कोई लीड करने वाला तो चाहिए, कोई आइडिया बनाने वाला तो चाहिए कि बनाना क्या है, किस तरीके से बनाना है, क्या क्या मशीन खरीदनी है, ये कौन हर चीज़ सेट करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप इसको बोलता है। यानी कि जो एक बिजनेस माइंड जो होता है, जो आपके जैसे डायरेक्टर वगैरह होते हैं कंपनियों में, एमडी वगैरह होते हैं, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप जो कंपनी के जिसको एस्टाब्लिश करते हैं। तो ये चार फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं दोस्तों। और ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो वैल्यू होती है वो जीबीए में ली जाती है। तो वो फैक्टर कॉस्ट पे ली जाती है, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट। और एक होता है फिर इसमें ही आगे बेसिक कॉस्ट पर जीबीए। तो बेसिक कॉस्ट पर जो जीबी होता है वो होता है कि जिसमें प्रोडक्शन टैक्सेज प्लस कर दिए जाते हैं और प्रोडक्शन की सब्सिडीज माइनस कर दी जाती हैं। तो प्रोडक्शन टैक्सेज कौन से होते हैं? जो भी टैक्स, जैसे कि हमने ज़मीन खरीदी तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी देंगे, लैंड का रेवेन्यू, लैंड जो भी देंगे लैंड रेवेन्यू, या फिर कैप बिजनेस लगाया है तो उस पर कोई मशीनरी लगाने के लिए लाइसेंस लिया है तो लाइसेंस फीस दी है, या फिर किसी चीज़ वस्तु बनाने के लिए लाइसेंस फीस दी है। जैसे हम किसी वस्तु, ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं जिसके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस खरीदने अनिवार्य कर रखा है और उस पर फीस लेती है, तो उस तरह की फीस, ये सब तरीके की जो फीस हैं और वो होती हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस, ये सब प्रोडक्शन टैक्सेस कहलाते हैं। तो ये बिना वस्तु की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। आप चाहे 100 वस्तुओं का उत्पादन करो या 200 वस्तुओं का उत्पादन करो, आपको जो है टैक्स उतना ही देना है। तो ये वस्तुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ये प्रोडक्शन टैक्स होता है। अब प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होती है? तो प्रोडक्शन सब्सिडी वो चीज़ होती है जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी कंपनियां या बहुत से ऐसे जो सेक्टर है उनके लिए छूट दे रखी है कि भाई अगर कोई नया नया स्टार्टअप शुरू करता है तो उसके लिए बिजली का बिल नहीं लगाया जाएगा, उसके लिए 3 साल तक बिजली का बिल माफ़ है, उसके लिए स्टाम्प ड्यूटी माफ़ है, उसके लिए प्रोफेशनल टैक्स माफ़ है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये गवर्नमेंट की दी हुई सब्सिडी होती है, तो इनको बोलते हैं प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो ये दोनों चीज़ें का नेट जो होता है वो अगर हम ऐड कर देते हैं फैक्टर कॉस्ट में तो उस पर निकल आती है जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेज। वो हो जाता है बेसिक प्राइसेज पर जीबीए दोस्तों। उसके बाद अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालनी है तो उसके लिए दोस्तों जीबीए जो हमने बेसिक प्राइस पे निकाला है उसी में हम जो है टैक्स, जो प्रोडक्ट टैक्स है और प्रोडक्ट सब्सिडी है उसका नेट कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने जीबीए एट बेसिक प्राइसेस पे निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसके लिए जो हमारा जीबीए एट
एट बेसिक प्राइस पे निकला है, इसमें प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। अब ये प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होते हैं दोस्तों? तो जैसे आपका ये प्रोडक्ट पे लगने वाला टैक्स है। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि जैसे मैंने अगर फैक्ट्री में 200 यूनिट कोई चीज़ बनाई, मैंने ब्रेड के पैकेट 200 पैकेट बनाए, तो ये संख्या पे लगता है। यानी कि अगर मैं 20 पैकेट बनाऊंगा तो 20 के हिसाब से लगेगा टैक्स, और 200 बनाऊंगा तो बढ़ के लगेगा 200 के हिसाब से। तो ये उस तरह का टैक्स होता है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, ये सब टैक्स होते हैं, ये प्रोडक्ट टैक्स में आते हैं। तो आजकल आपका जीएसटी भी प्रोडक्ट टैक्स में आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स की जगह पे अब ये जीएसटी, इसी में जो है ये सब जीएसटी में शामिल कर दी है। तो ये सब प्रोडक्ट टैक्स हो गए आपके। तो ये संख्या के हिसाब से देने पड़ते हैं कि भाई हमने 200 का उत्पादन किया है, तो परसेंटेज के हिसाब से देते हैं। तो उसका 10% अगर लगा रखा है टैक्स, तो 20 रुपये हो गया। अब 20 चीज़ों का उत्पादन किया है तो उसका 10% हो गया हमारा 2 रुपये। तो इस तरीके से टैक्स लगता है। अब प्रोडक्ट सब्सिडी की बात अगर हम करें, तो जैसे कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका उत्पादन बहुत कम होता है, या जिनकी फैक्ट्रियाँ बहुत कम होती हैं, जब उनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन पे कुछ सब्सिडी दे देती है कि अगर कोई इतनी यूनिट उत्पादन इन चीज़ों का कर रहा है, 1000 से ज़्यादा यूनिट का कर रहा है, तो उसको जो है रेट जो है उसकी, इस टैक्स की, प्रोडक्ट टैक्स की 10% की जगह हम 5% ही लेंगे। तो इस तरह की सब्सिडी मिल जाती है दोस्तों। तो ये सब्सिडियाँ जो है घटा दी जाती हैं उसमें से, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन जो होते हैं, कुछ वस्तुओं का जो उत्पादन है, उसको गवर्नमेंट को प्रोत्साहन देना पड़ता है, और उस प्रोत्साहन के लिए कुछ सब्सिडी देनी पड़ती है, टैक्स में कमी करनी पड़ती है, या तो या फिर अपनी तरफ से कुछ सब्सिडी देनी पड़ती है कि इतना वस्तुओं का उत्पादन अगर कोई कर रहा है तो उसे हम इतना परसेंटेज इस चीज़ में लाभ दे देंगे, या इतना परसेंटेज टैक्स कम कर देंगे। तो ये सब सब्सिडी जो है इसमें से घटा दी जाती है। तो इस तरह से जीडीपी जो होती है हमारी, जीवीए से जीडीपी निकल आती है। तो ये फॉर्मूला है आपका जीवीए से जीडीपी तक पहुंचने का। दूसरा दोस्तों, जो हमने बात करी थी अभी यहाँ पे, कि आपका जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन जीबीए एट कांस्टेंट प्राइसेज एंड एट करंट प्राइसेज। तो ये तो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे कि कृषि क्षेत्र का कितना परसेंटेज भाग है, उद्योग क्षेत्र का कितना है, सेवा क्षेत्र का कितना है। लेकिन ये सेक्टोरल में ही जीवीए की क्यों बात कर रहे हैं हम? क्योंकि ये जो है जीवीए जो है ये सेक्टोरल क्षेत्र में ही निकाला जाता है, और सेक्टोरल क्षेत्र में ही भारत सरकार ने इसको अपनाया है अभी तक। क्योंकि इसको टोटल जीडीपी में निकालना संभव नहीं है, क्योंकि हम जैसे कोई व्यक्ति गेहूं का उपयोग ब्रेड बनाने में भी कर रहा है, तो गेहूं का उपयोग किसी देश में स्टार्च बना करके और उसका एल्कोहल बनाने के लिए भी यूज हो रहा है। तो जैसे मक्के का एल्कोहल बनाने के लिए यूज हो रहा है, और भी बहुत सारे आइटम बन रहे हैं मक्के की। तो इस तरह से जो है उसका सेक्टोरल जो बेसिस पे है, उसका जीबीए में जो है योगदान निकाला जाता है। तो ये जो सेक्टोरल जीबीए का कंसेप्ट है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, किसी किसान, हमने अभी जो गेहूं और ब्रेड का उदाहरण लिया था, उसी से हम देखते हैं कि किसी किसान ने 1 किलो गेहूं उत्पादन किया है। अब ये गेहूं किसके अंडर आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर आएगा ये।
और उस 1 किलो गेहूँ से किसी इंडस्ट्रियल ने 5 पैकेट ब्रेड के बना दिए हैं दोस्तों, ये इंडस्ट्री सेक्टर में आएगा। अब चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का इनपुट इंडस्ट्री सेक्टर में आ रहा है, तो इस तरह से इन सेक्टरों के बीच की में आपस में जो ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इंटर ट्रांजैक्शंस, इनकी वजह से जो जीवीए है वो शुद्ध जीवीए निकालने के लिए हम सेक्टोरल जीवीए निकालते हैं। उसमें क्या करेंगे कि जब इंडस्ट्री का जीवीए यहाँ पे निकालेंगे हम, तो इसमें हम 5 पैकेट ब्रेड की वैल्यू निकालेंगे। 200 रुपये हमारी आती है, 200 रुपये। उसमें से 1 किलो गेहूँ की वैल्यू माइनस कर देंगे दोस्तों, तो ये हमारी 160 रुपये आ जाती है। तो इंडस्ट्री सेक्टर की जो हमारी जीवीए है वो 160 रुपये आ जाती है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जीवीए है वो 40 रुपये आ जाएगी 1 किलो गेहूँ की वैल्यू के बराबर। और टोटल जो इकोनॉमी की जीवीए है वो निकल के हमारी फिर 160 प्लस, फिर यहाँ पर टोटल जो है 160 प्लस 40 एग्रीकल्चर की, 160 इंडस्ट्री की, टोटल 200 हमारी, 200 रुपये वैल्यू उसकी इकोनॉमी की हमारी टोटल आ गई। तो इस तरह से सेक्टोरल जीवीए निकाली जाती है, और जो जीवी सेक्टोरल परसेंटेज है वो भी जीवीए के हिसाब से निकाला जाता है। उससे क्या है, शुद्ध परसेंटेज निकल के आता है कि किस सेक्टर का कितना परसेंट योगदान इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में रहा है, वो एकदम से शुद्ध जो है परसेंटेज निकल के आता है। तो यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट प्राइस पे देखा तो आपने एग्रीकल्चर का भाग है 28, 28.5%, इंडस्ट्री 27.76%, और सर्विसेज का सबसे ज़्यादा 43.74% योगदान। और करंट प्राइसेस पे देखें आप तो करंट प्राइसेस पे एग्रीकल्चर का है 28.95, लगभग 29%, और इंडस्ट्री का थोड़ा कम हो गया 27.31, और सर्विस का 43.74, सेम है, इक्वल है। इंडस्ट्री का डाउन गया करंट प्राइसेस पे। तो इस तरह से मतलब कई बार ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हमारी इकोनॉमी में जो है इस कृषि क्षेत्र का योगदान कितना, लगभग कितना है, तो पूछ लेगा 1/3 है, 1/2 है, 2/3 है। तो यहाँ पे आप देखिए एग्रीकल्चर का लगभग 1/3 से कम है, ठीक है, 28.95 और 28.50 दोनों कीमतों पर इस तरह से है। तो 1/3 से लगभग थोड़ा सा कम है, और सर्विसेज सेक्टर का 1/3 से ज़्यादा है। तो ये सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन जीएसबी है। और उसके बाद 5वां हमारा संकेतक है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है ये जीडीपी का ही नेट पार्ट लिया जाता है, और इसमें दोस्तों जीडीपी जो है हमारी उसका नेट भाग हम यहाँ पर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो डिप्रिसिएशन होता है उसको माइनस कर दिया जाता है जीडीपी में। ऊपर जो जीडीपी हमने निकाली है दोनों प्राइसेस पे, स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर, उसमें माइनस डिप्रिसिएशन कर देते हैं। अब ये डिप्रिसिएशन का होता है, जैसे फैक्ट्री है हमारी, तो फैक्ट्री में मशीनें भी लगी होंगी, फैक्ट्री में, सॉरी 40 को लिखा है, फैक्ट्री में मशीनें लगी होंगी, फैक्ट्री में बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये सब चीज़ों का डिप्रिसिएशन होता है। बिल्डिंग ख़राब होती है, 10, 20, 30, 40, 50 साल में बिल्डिंग टूट के गिरेगी, नई बनानी पड़ेगी। मशीनें ख़राब होती हैं या मशीनें पुरानी होती हैं, नई मशीनें लानी पड़ती हैं, तो ये सब चीज़ों की कीमत गिरती है। तो इस तरह से ये इंडस्ट्री में डिप्रिसिएशन हटा दिया जाता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जो भी चीज़ें हमारा मशीनरी है, या फिर हमारा जैसे एक हमने किसान ने खेत में बोरिंग कराई है,
एग्रीकल्चर बोरिंग कराई है और उसमें पानी देने के लिए बोरिंग कराई है। अब वो बोरिंग ये तो है नहीं कि ज़िंदगी भर चलेगी किसान की, 5 साल चलेगी, 5 साल चलेगी या 6 साल चलेगी, 7 साल चलेगी, उसके बाद बोरिंग ख़राब होगी। तो बोरिंग का पैसा डिप्रिसिएशन के हिसाब से कम कर दो कि 7 साल में पूरी बोरिंग ख़त्म हो रही है तो 1 साल में उसका कितना परसेंटेज भाग जो है डिप्रिशिएट हो रहा है बोरिंग का। तो इस तरह से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट पार्ट निकल के आ जाता है जीडीपी का। तो ये नेट पार्ट हमारा कितना आया दोस्तों, 6,94,771। और करंट प्राइसेज पे आया ये 12,59,527। असल में जीडीपी जो है ये है दोस्तों आंकड़ा, क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला आंकड़ा है वो तो एक दिखावा होता है कि भाई उसमें सब कुछ शामिल होता है, मशीनों का डिप्रिसिएशन भी नहीं घटाते हैं, लेकिन असल जो हमारी जीडीपी है, हमारी जो कमाई होती है, हमारा जो हमने जितना अर्जित किया है एक साल में, वो ये वैल्यू होती है असल मायने में। तो ये 6,94,000 जो है हमारी जीडीपी है नेट स्थिर कीमतों पर, और 12.5 लाख लगभग 12,60,000 हमारी चालू कीमतों पर। अब कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है, छठा संकेतक है ये दोस्तों। पर कैपिटा इनकम जो है हमारी 86,134 है स्थिर कीमतों पर, और 1,56,149 है चालू कीमतों पर। अब ये पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है और है क्या ये? पर कैपिटा का मतलब है, पहले तो प्रति व्यक्ति आय होती है, हिंदी में इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय। और ये निकाली जाती है आपकी जो नेट जीडीपी है, आपकी जो नेट जीडीपी है स्टेट की, उसमें कुल जो आपकी राज्य की पॉपुलेशन है, कितने लोग आपके राज्य में हैं, उसका भाग दे दो, आपकी पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। यानी कि आपकी नेट जीडीपी कितनी थी, 6,94,771। 6,94,771। इसमें आज की डेट में हमारे राजस्थान में है एक करीब 8 करोड़ कुछ 2 लाख के समथिंग लोग। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप भाग दे दो, आपकी ये आ जाएगी निकल के। इसी तरह से 12,59,527 में आप 8 करोड़ 2 लाख का भाग देंगे तो आपकी करेंट प्राइसेस पे पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से ये 6 संकेतक होते हैं जिससे किसी भी अर्थव्यवस्था की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाया जाता है। और इसका आगे जो है और कई पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे, तो वो पॉइंट्स अच्छे से देखने के लिए और बजट के बारे में भी अच्छे से देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।